तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, फिर भी मैं मतलब ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। आप किस चीज में काम करते हैं सर? मैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ, जो एक्सीडेंट होते हैं उसको कैसे कम किया जाए, आरटीओ लाइसेंस कैसे इश्यू करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है, वो सब का ट्रेनिंग मैं देता हूँ। ये तो अच्छी बात है सर कि आपके पास ये डिवाइन नॉलेज आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप पुलिस को और सारे लोगों को ये भी बता सकते हैं इमरजेंसी में अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी को ब्लीडिंग हो रही है या किसी के जान पे आफत आई है, तो आप उनको यस। उसके साथ इस चीजों को भी बता सकते हैं कि प्रेशर का चीजें, है ना? अब मैं आपके हवाले अपने आप को कर रहा हूँ, अब आप देख लीजिएगा मेरा कहाँ कैसे उपयोग हो सकता है। जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। आप जो सिखाएंगे मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ये मेरा आपको मतलब प्रॉमिस है। आपको समझ में आ रही है चीजें ना सर, बस समझ में बिल्कुल आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। जी जी, अच्छी बात રૂપસિંહભાઈ है। કેમ છો? ઓળખાણ પડે છે? અરે પડી પડી કેમ છો? તમારા લીધે તો આજે અહીંયા બેઠો છું। અંકલ આંટી જતા રહ્યા ને એટલે હવે मैडम કોન્ટેક્ટ ઓછો થઈ ગયો अगर ને। मैडम अगर हिंदी में बात करें तो और लोगों को भी समझ में आएगा ना। हाँ, वो मेरे एक पेशेंट के थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा। वो फर्स्ट सेमेस्टर करने वाले थे, फिर नहीं हो पाया, तो अभी आज इसमें जोड़ दिया उनको कि भाई एक्चुअली इसमें तो जुड़ जाओ आप। मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हमारा मुलाकात मतलब पेशेंट के थ्रू, मैं पानी पे काफी सारे रिसर्च मतलब कर चुका हूँ। जो पानी से जो रोग ठीक होते हैं वो मैं ऑलरेडी करता हूँ। ओके सर। तो मेरा और उनका मतलब मैडम का उनके मेरे जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जी जी। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप इनसे मिलिएगा, मतलब जी। तो मैं उनसे मिलने गया था और मेरे मिलने के बाद मुझे लगा कि यस, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे कन्विंस किया कि ये चीज भी सीखने जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। और उनके धन्यवाद, तो मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ कि आज आपके सामने उन्होंने मुझे बैठा दिया है। चलिए अच्छी बात है सर। और थैंक यू जो भी थैंक यू। माध्यम बने तो वाकई में उनका धन्यवाद होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ, सही बात सर। मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई हैं जो बात करना चाहते हो मैडम से, हम लोगों से रूबरू होना चाहते हैं अपनी बातों को, तो बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। रूप सिंह जी, हमें भी ये निरंजन सर ऐसे ही मिल गए, तो हमें साथ भी ऐसा ही है अभी कि काफी नहीं, कुछ मेरे मेरे द्वारा। ये लाइन में सब ऐसे ही मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनका उनका जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब माउथ पब्लिसिटी उनकी ज्यादा है। और मैं कहता हूँ कि इनको और बड़े लेवल पे जाना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको ज्यादा लोगों को तक पहुंचाना, कि जो जितना हो सके। बस बिल्कुल हम सर। सब यही ख्याल है कि इनको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो सिखाते हैं, तो और लोगों को मिल जाए। मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा कि ये इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा सर। जितना भी मतलब कांटेक्ट है कि जिस तरह से मैं एक लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पे इसको किस तरह से सेट किया जाए। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है सर। आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कभी भी कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू। और ये ज्ञान है और अच्छी बात है कि अगर हम लोगों के काम आ सकें, कहीं अवेयरनेस हो तो उसमें भी हम आपका सहयोग कर सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर। मैं थोड़े से मेरे सवाल स्टार्टिंग में ज्यादा रहेंगे, तो फ्रस्ट्रेट मत होना। आपके स्वभाव से नहीं लगता है कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और इसीलिए फ्रस्ट्रेट मैंने आपसे आज बात करने की कोशिश की। फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप जो अगर आप 10 सवाल करेंगे तो हम एक जवाब देंगे, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। यस यस, और बिल्कुल। हमने पहले ही बोला है कि जितने भी क्लास में हमारे जुड़े हुए हैं वो पेशेंस रख के अगर सुनेंगे हमको, तो अगर आज कोई सवाल आपके मन में जन्म लिया तो उसका निदान 1 से 2 क्लास में हो जाएगा, आपको बिना हाँ बोलना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बस तो आपको शांति रखनी पड़ेगी कि वो वेट हाँ, करना पड़ेगा कि कोर्स पूरा हो, उसके बाद आपका कोई सवाल है तो आप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही होगा, आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनका निराकरण होगा, कोशिश नहीं, करेंगे। मेरे वो लेवल के सवाल नहीं होंगे सर, मेरे वो लेवल के सवाल होंगे कि आपको सोने का टाइम कितना चाहिएगा, बस कोई बाकी अरे दूसरा कोई सवाल नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर। समय हो चुका है मैडम, वंदना मैडम जी। तो हम हाँ, चाहेंगे कि आप लोगों से रूबरू करा रहे हैं कि जितने भी नए पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और कुछ पुराने पार्टिसिपेंट भी जुड़े हुए हैं जिनको भी लगता है कि मतलब
थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए पुरानी चीज़ों से या फिर बेसिक चीज़ों से। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हालांकि देखिए ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है हम लोगों का, हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो टिटाइज 1 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग हमसे नए लोग जुड़े हैं, और सिर्फ हमारी ही नहीं, मैडम दोनों की भी मतलब ये चाहत थी कि जो नए लोग हमसे जुड़े हैं वो निराश ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि बेसिक्स तो हमको बिल्कुल भी नहीं आता और हमको इसमें जोड़ दिए हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो कम से कम उनके लिए एक क्लास एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें उनके लिए, ताकि उनका बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे नए लोग। तो उसके लिए वंदना छत्रालिया जी हैं और आप लोगों को आज करस्पॉन्डेंस सिखाएंगे मैडम। तो हम इस एक्यूप्रेशर की ज्ञानशाला में वंदना जी का स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं वंदना जी को, और आगे की क्लास हम उनको हैंड ओवर करते हैं वंदना जी को, और हम पीपीटी शेयर कर दे रहे हैं। आप लोगों को हम म्यूट कर दे रहे हैं, आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। वंदना जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, हम अनम्यूट कर रहे हैं हाँ सबको। मेरा आप अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है। हाँ ठीक है अब ना? जी अभी जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, हम पीपीटी 1 मिनट में शेयर कर रहे हैं। और कोई बात नहीं। जी जी अब आप क्लास स्टार्ट कर सकती हैं, आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम जी। सबसे पहले तो थैंक यू निरंजन सर का कि उन्होंने इस क्लास के लिए मुझे बताया कि मैं आज बेसिक जो करस्पॉन्डेंस है कि हम जो हाथ में ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो किस प्रकार करते हैं उसके लिए मुझे कहा, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगी। और साथ में मैं ये हम जो जहाँ से सीखे हैं एक्यूप्रेशर, हमारे जो गुरुजन है उन सबको प्रणाम करके ये आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो जो हम आज सीखने वाले हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम के, उनके जो सर्जनहार हम बोल सकते हैं या फिर जिन्होंने हमने जिन्हों से सीखा है वो है माता प्रसाद श्री खेमका सर। उनको मेरा वंदन प्रणाम। और वहां से जो भी सीखा समझा और आज तक उस पर जैसे ट्रीटमेंट करते आ रहे, जितना अनुभव हुआ है, तो उस हिसाब से आज मैं सबको ये बेसिक करस्पॉन्डेंस सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको सबको वैसे तो पता ही होगा कि एक्यूप्रेशर क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पेज में दिख रहा होगा कि एक्यूप्रेशर मतलब एक्यू प्लस प्रेशर। कि एक्यू मीन्स है नीडल, नीडल यानी कि जरूर नहीं कि हमें नीडलिंग ही करना है, कि एक एक्यूरेट पॉइंट, जब आगे चल के हम कोई पॉइंट सीखेंगे, मेरिडियन सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कितने सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो उस पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट पर जब हम पॉइंट लगा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, और उस पर जब प्रेस करके अप्लाई कर रहे हैं या फिर कलर कर रहे हैं या फिर कुछ भी मैग्नेट, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। नेक्स्ट सर। और जब हम उस पर दबाव देते हैं ना, तो जब हम इतने दिनों से सीख रहे हैं, की सीख रहे हैं, यिन यांग एनर्जी सीख रहे हैं, जब हम दबाव देते हैं ना, तो वो दबाव से अंदर की एनर्जी ट्रांसफर होती। हमने की का अलग अलग सीखा है कि की कितनी तरह से हमारे शरीर में चेंजेस हो रही होती है। तो वो सारे उस दबाव पर, उस मैग्नेट लगाओ या फिर कलर लगाओ, उस हिसाब से हम एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्यूप्रेशर हमने सीखे, तो एक्यूप्रेशर एक ऐसा देवेंद्र वोरा, श्री देवेंद्र वोरा, जो कि इस एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर में इंडिया में उन्होंने सबसे पहले तो देखा जाए तो उन्होंने काफी इस पर काम किया और इतने अच्छे रिजल्ट भी पाए। तो देवेंद्र वोरा ने भी कहा है कि एक प्राकृतिक विज्ञान है और हमारे शरीर की आंतरिक संरचना द्वारा वंचित भाग में आवश्यकता अनुसार जो प्राण ऊर्जा, जो हम की बोलते हैं, उसको पहुंचाकर उसकी जो रुकावट है उसको दूर करके हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हमारे संस्थान के जो हाल के अध्यक्ष है डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर, उनके अनुसार है कि एक्यूप्रेशर वो विद्या है जिससे शरीर के किसी के बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जा सके। नेक्स्ट सर। आप अभी हम सीख रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर, आगे इसमें आयुर्वेदिक भी एक्यूप्रेशर है जो कि अलग अलग ऋषियों पर आधारित है। तो महर्षि चरक के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, हमारी मांसपेशियों को सशक्त बनाने
तथा हमारे संपूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क और चित्त उसको शांत रखने के लिए जो मर्म बिंदु, हम इसको जो एक्यूप्रेशर बोलते हैं ना, उनको हमारी भारतीय भाषा जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं मर्म चिकित्सा बोलते हैं। तो मर्म बिंदुओं पर हम हल्की गहरी दबाव देकर ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गायत्री परिवार के गुरु श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने भी एक्यूप्रेशर इस जो चिकित्सा पद्धति है उन पर अपना विचार रखा था कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवनी शक्ति एक विशेष अदृश्य रेखा से आती है, जो कि हमने कई दिनों से हम सुन रहे हैं निरंजन सर से कि ये जो कॉस्मोस एनर्जी भी है कि हमारे शरीर को किस प्रकार इफेक्ट कर रही है। तो जिसका संबंध संपूर्ण शरीर से है, उन बिंदुओं पर सुई का स्पर्श, जिसको एक्यूप्रेशर पंचर बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा दबाव जिससे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर, उससे दर्द या रोग तुरंत समाप्त हो जाता है। जटिल शल्य चिकित्सा से उत्पन्न जो दर्द, शल्य चिकित्सा मतलब कि हम जो सर्जरी करते हैं उसके बाद भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, तो वो उत्पन्न जो दर्द हो वो उनको भी इन दबाव से आराम मिल सकता है। ये है हमारे माननीय श्री MP खेमका सर, जो कि हाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान के अनुसार आज हम इन जगह पर सब लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीर के रक्त और हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसके स्थानांतरण की विद्या को एक्यूप्रेशर कहते हैं। फिर कहा है शरीर के किसी निश्चित बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा के रुकावट को अगर हम नियमित करते हैं तो उससे भी कहते हैं एक्यूप्रेशर, और ऊर्जा को संतुलित कर शरीर को ठीक करने की विद्या को भी कहते हैं एक्यूप्रेशर। देखिए टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर की एक्यूप्रेशर कितने तरीकों से किया जा सकता है कि सुजोग चिकित्सा है, फिर रिफ्लेक्सोलॉजी है, जोनोलॉजी है, मेरिडियनोलॉजी है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो अलग अलग चिकित्सा पद्धति है इसमें कि इसी प्रकार हम एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट अलग अलग सिस्टम से कर सकते हैं। आज जब हम जो सीखने जा रहे हैं उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं सुजोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो आगे प्लीज सर। हाँ देखिए इसमें लिखा है सुजोग थेरापी, जिसको करस्पॉन्डेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। सु और जोग, जैसे एक्यू में एक्यू और प्रेशर, तो सुजोग में सु और जोग। सु का मीन है पाम, मतलब हमारे हाथ की हथेली, और जोग मीन्स फीट, मतलब कि हमारे पैर के पंजों के तलवे। तो इन दोनों पर पूरा शरीर किस प्रकार समाया हुआ है और उस पर जो ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? आयुर्वेदिक भी हमारे हाथ की हथेली पर कर सकते हैं, दबाव देकर कर सकते हैं, कलर देकर कर सकते हैं। जो भी हम एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हमारे हाथ या फिर पैर में। इस प्रकार जब हम बिंदु सीखेंगे आगे तो आपको और उसका अनुभव होता जाएगा। आज हम सीखेंगे करस्पॉन्डेंस सिस्टम, कि हमारे हाथ की हथेली में हम किस प्रकार ये चिकित्सा करते हैं और क्यों करते हैं सिर्फ हाथों में। जैसे चाइनीज विद्वानों ने बताया था, ये पूरी जो TCM सिस्टम है चाइनीज विद्वानों ने खोजी कि मेरिडियन ऊपर वो लोग क्या करते हैं कि पूरे बॉडी में नीडलिंग करते हैं। तो कल सर ने बताया था कि पूरे बॉडी में हम चिकित्सा या फिर एक्यूप्रेशर किसी को नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक सुलभ संरचना, जैसे हमारा बॉडी किससे बना है, तो हमारी सृष्टि से अगर हमारा शरीर बना है तो उसकी साथ हमारी समानता है। उसके साथ हमारी समानता है कि जिससे हम जन्म लेते हैं ना उससे कई हमारी समानताएं होती है। जैसे कि हमारे माता पिता जिससे हमें जन्म लिया तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ उनके जैसा होता है, जैसे स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, विचार होता है, नेचर जो बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ मिलता है हमारे माता पिता से हमें। उसी प्रकार सृष्टि से ही अगर मनुष्य बने हैं तो सृष्टि के जैसा ही हमारा शरीर होगा। तो इस सृष्टि के आधार पर अगर उसकी समानता शरीर से की जाए कि सृष्टि में जो भी बदलाव आते हैं वो हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो फिर हमारे शरीर का भी कहीं ना कहीं कुछ समानता है कि जिससे हम ठीक हो सके। कि हम अगर देखें ना इस सृष्टि में
कि सृष्टि अपने आप उसकी साइकिल चल रही थी। उस सृष्टि में जो भी कुछ आफतें आती है कुदरती, वो अपने आप ठीक हो जाती है। इस सृष्टि में जितने भी जीव है, अगर हम देखें तो वो अपने आप ठीक होते हैं, खुद से शरीर से ही वो ठीक हो जाते हैं। एक मनुष्य ही है जो अपने दुख या फिर अपने शारीरिक जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम बाहर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के अंदर ही है, जो शरीर खुद न खुद ठीक होता है। हमें ये ज्ञान नहीं है कि उसको किस प्रकार हम ठीक करें। तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको जाने, हमारे बॉडी को समझे। हम जो हमारा बॉडी देख रहे हैं मिरर में, वो बॉडी हमारे बिल्कुल हाथों में छुपा है, पूरा ऊपर से पैर के तलवे तक। तो वो किस प्रकार हाथों में है, किन्होंने इसकी खोज की? तो कोरियन जो विद्वान है डॉक्टर पार्क जे वू, उन्होंने कई सालों की मेहनत से देखा कि अगर सृष्टि के हर एक जीव जो अपनी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो खुद ठीक कर सकते हैं, तो हमारे मनुष्य का शरीर भी ऐसा बना है कि वो खुद ठीक हो सकता है। तो उसकी क्या समानता होगी, कैसे ठीक होता होगा? तो उन्होंने कई साल उस पर मेहनत की। फिर बाद में उन्होंने देखा कि हमारे हाथ की हथेली जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती है हमारे पूरे बॉडी जो हमारा है ऊपर से नीचे तक, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। तभी अगर हाथ को हम दबाएंगे या फिर उस पर पॉइंट करेंगे तो उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी में होती है। देखिए, अगर हम पहले के समय में देखते हैं तो पहले के जो काम करते थे वो थोड़ा हार्ड वर्क था, पूरा फिजिकल वर्क उसमें होता था। तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं संचरण क्रियाएं जो भी की है, जो भी एनर्जी है उसकी परिवर्तित होती रहती थी अपने आप ही, तो हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी आज की अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो सिर्फ हाथ की फिंगर्स, उसका ही हम दबाव देते हैं। आगे जब हम सीखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाथ की फिंगर से ब्रेन को इफेक्ट करती है। आजकल हम देखते हैं ना कि सबका माइंड कंप्यूटर माइंड बोलते हैं कि कंप्यूटर जैसा माइंड हो गया है सबका माइंड कंप्यूटर, लेकिन फिजिकल सब वीकनेस। तो दबाव कहीं पर पड़ रहा है, ब्रेन पर दबाव पड़ता है। तो फिर माइंड में अगर हम इसका जो इतना माइंड को क्रिएट और कर सकते हैं, तो अगर पूरे बॉडी पर दबाव होए तो पूरा फिजिकल भी हम फिट रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे प्लीज सर। देखिए, ये है थंब करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, कि हमारा जो हाथ की हथेली है उसकी तुलना किस प्रकार शरीर से की। तो देखिए, हमारा बॉडी कैसा है, ऊपर से नीचे तक एक थड़ के समान है। जैसे कोई वृक्ष होता है, टट्टार ऐसे खड़ा होता है, तो वो किस प्रकार अपनी उसकी ब्रांच सारी निकली हुई है, बॉडी से सारी ब्रांचेस निकलती है, लेकिन उसका जो मेन थड़ है वो एकदम ब्रॉड है, टाइट है। तो हमारे बॉडी में भी अगर हम देखें तो हमारी हाथ की हथेली है वो है हमारा थड़, या फिर हम उसको बोल सकते हैं धड़। और उनमें से भी कुछ ब्रांचेस निकली हुई है जो कि हमारी सारी फिंगर्स या फिर हमारा थंब। तो अभी हम समानता देखें तो देखिए, थंब कैसा है, ऊपर की ओर निकला है। फिर हाथ की हथेलियां देखें तो वो जो 4 फिंगर्स है वो अलग अलग साइज से निकली हुई है, उसकी फैलाव भी अलग है। फिर उसके हम जॉइंट देखें तो वो भी सारे अंगुलियों में उसके जॉइंट के देखेंगे तो 3-3 जॉइंट है, और अंगूठे में है उसके 2 जॉइंट। तो किस प्रकार देखते हैं हम कि ऊपर हेड का रीजन, कि हमारा शरीर, सबसे पहले तो हमें हमारे शरीर में पता होना चाहिए। हमें सिर्फ बाहर से पता है कि हमारा शरीर में कौन सी चीज कहाँ है, जैसे आंख कान नाक हम दिख सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो बॉडी है, ऑर्गन है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि लीवर राइट साइड है लेफ्ट है, अपेंडिक्स राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो ये हमें सबसे पहले हमारे बॉडी को पहचानना होगा कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है वो किस जगह स्थित है। अगर वो हमें पता है तो हाथ की हथेली में हम उसको और सही तरीके से ढूंढ पाएंगे और उस पर ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। या फिर हमें पता चलेगा कि अगर इस और मुझे दुख रहा है तो यहाँ कौन सा ऑर्गन स्थित है, तो हाथ की हथेली में मैं कहाँ पर उसका दबाव दूं।
तो हाँ, सबसे पहले हम ऊपर से शरीर को स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में हम देखेंगे कि हमारा ऊपर का भाग कौन सा है। हमारा सर का भाग, हेड रीजन। हेड रीजन में कितनी चीजें आ जाती है। सबसे पहले ऊपर के टॉप रीजन देखे तो वो ब्रेन होगा। फिर पूरे फेस में हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे आंख है, नाक है, माउथ है, कान है, जिससे कि हमें सेंस होती रहती है। वहां पर भी हमें कोई दिक्कत आती है, यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है, तो किस प्रकार हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें देखें, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि थंब रीजन में पूरा फेस समाया हुआ है। मतलब कि थंब के ऊपर का जो पोर है उस पर हमारा फेस आ गया। तो अगर हम पूरे थंब को दबाव देते हैं, या फिर किसी को जब हम ट्रीटमेंट भी करते हैं ना, तो जो दबाव देते हैं तो हमारा थंब तो ऑटोमेटिकली दबता रहता है। मतलब कि हमारे फेस रीजन में जितने भी बिंदु है वो अपने आप ही दबते रहेंगे। तो फेस में आप देखिए 2 आईज है, बीच में माउथ। हमारे थंब में अगर आप सब अपने थंब में देखेंगे तो उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे ना, तो हल्की सी नोक जैसा कुछ बाहर निकलेगा। तो अगर हम हमारे फेस में देखें ना, तो हमारे फेस में बाहर निकला हुआ क्या है, हमारा नोज। हमारा नोज है वो बाहर निकला है। तो सबसे बीच में, थंब के ऊपरी पोर के सबसे बीच में हल्की नोक जैसा बाहर निकला है। अगर नहीं दिखता है तो थंब को आप आधा भी पार्ट कर सकते हैं, और उसका बीचों बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नोज करस्पॉन्डेंस। उस एरिया में, इतने ही लोकेशन में हम एक पॉइंट जितना एरिया होता है जहां एक नोज करस्पॉन्डेंस, बाहर हमारा नाक इतना बड़ा है, वहां पर एक छोटा सा बिंदु जो कि नोज को करस्पॉन्डेंस करता है कि यहाँ पर हम नोज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नोज से कितने प्रॉब्लम से आ सकती है, जैसे कि बाह्य वातावरण से जो भी इफेक्ट होती है, तो सर्दी होती है, खांसी होती है, या फिर नाक में फुंसी फोड़े हो जाते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट हम इस जगह पर आपको जो बता रहे हैं वहां पर हम कर सकते हैं, दबाव देकर कर सकते हैं, या फिर उस पर एक हल्का मेथी दाना लगा कर सकते हैं। अगर आगे चल के आपको अगर कलर का नॉलेज आ जाए तो वहां पर कौन सी ट्रीटमेंट, तो किस प्रकार कौन सा कलर लगाया जाए, वो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो आपको उनमें भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार वहां पर हम मेथी पट्टी लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। तो वहां पर हम कर सकते हैं। जैसे नोज की ये तो एक बाहरी हुई, लेकिन जिसको हमने अभी देखा था कि जैसे कि कोविड-19 जो भी हुआ था, तो ब्रीदिंग तो सिस्टम कहाँ से है, लंग्स की है, लेकिन इफेक्ट कहीं से शुरू होती है। जो ब्रीदिंग हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है। या फिर कोविड में आपने देखा होगा कि नाक से स्मेल चली जाती थी, तो ये भी हुई नाक की नर्व सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो उसमें हम एक बार करस्पॉन्डेंस तो कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सीखा है तो आगे उसमें पॉइंट करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो नाक रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज हुआ, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हमारे अंगूठे की ओर, और वहां सबसे पहले हमें दबाव देकर ट्रीटमेंट करनी है। कई बार नोज ब्लीडिंग होता है, नसकोरी जैसे गुजराती में बोलते हैं, तो नाक से ब्लीडिंग होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें ठंडा, माथे पर ठंडा पानी डालते हैं कि, तो ठंडा पानी जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो जम जाएगा और बाहर निकालना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दबाव देखते हैं और हम उस पर यहाँ पर बर्फ भी लगा सकते हैं, तो क्या होगा, वहां पर नोज ब्लीडिंग कहाँ से होता है, ऊपर से होता है। तो पूरे एरिया में ऊपर भी हम बर्फ का कोल्ड सेक भी कर सकते हैं, तो भी ये ट्रीटमेंट भी इसमें काम करती है। फिर आगे हम देखते हैं आईज रीजन, कि आंख नोज से थोड़ा ऊपर, लेकिन हमारी आईज कहाँ पर है, हल्की सी थोड़ी साइड में है, थोड़ी दोनों साइड में होती है, लेकिन बिल्कुल साइड में नहीं होती है। हमारे फेस में हम देखें तो नाक से थोड़ी हल्की बाहर 2 आईज है। तो आप देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है कि आईज करस्पॉन्डेंस नोज है, उसकी जो ऊपर टॉप बताया रेड कलर का, उसकी दोनों साइड में हमें आईज का करस्पॉन्डेंस मिलता है।
अगर ये आइस यहाँ पर है तो आइस रिलेटेड जब कोई भी डिसीज आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो हमारे ध्यान जाना चाहिए हमारे अंगूठे पर, इस जगह पर, कि हम अगर यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट करें तो आइस डिसीज क्या हो सकती है, जैसे कि वेट आइस हो सकती है, ड्राई आइस हो सकती है, आंख में कंजक्टिविटीज हो सकती है, बर्निंग हो जाती है, रेड हो जाती है, कई बार स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है उसमें से, पेन होता है। तो कई चीजें ऐसी हो सकती है आंख में। डायबिटीज वालों को विजन प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जैसे कि डबल विजन हो जाना, ब्लर्ड विजन हो जाता है, या फिर कई बार विजन लॉस विजन हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ी डीप ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। जैसे और हमें जब भी आंख में कुछ दिखे कि कुछ बदलाव है, आज मेरी आंख में कुछ लालास दिख रही है, तो सबसे पहले लाल क्यों दिखी, अगर ये डायग्नोसिस हम बाद में करते हैं, तो पहले आंख के करस्पॉन्डेंस पर जो नए सीखे हैं, तो सबसे पहले हमें करस्पॉन्डेंट ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो करस्पॉन्डेंस पर हमें कर देनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मेथी और पट्टी तो सबके घरों में होती है, तो वहां पर हम मेथी पट्टी लगाकर, या फिर अगर आंख में इंफेक्शन है तो वहां पर हम कलर करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे कि किस प्रकार करना है। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो बॉडी है ना कहीं बॉडी की रिपोर्ट दिखाता है। बाहर जो भी कुछ बदलाव दिखता है ना, वो बताता है इंटरनल रिपोर्ट, जैसे हम लेबोरेटरी में रिपोर्ट कराते हैं। तो हमारा बॉडी में, भगवान ने हमारे बॉडी में ऐसी सिस्टम बनाया है कि हमें पता चले कि अंदर कुछ बदलाव हुआ है। तो हमारे जो ये जो सेंस ऑर्गन है ना कहीं बताते हैं हमें कि अंदर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई है, या फिर कुछ एनर्जी में चेंजेस हो रहा है। तो आंख हमारी बता रही है कि हमारे लीवर में कुछ गड़बड़ है। आंख, किसी की आंख हमेशा के लिए लाल ही दिखती है। अगर हम पूछते हैं उनको, पेशेंट को, कि आपकी आंख लाल है कब से, तो बोलते हैं कि मेरी आंख तो वैसे ही लाल ही रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उनके सिम्टम्स देखें ना, तो सारे के सारे लीवर के होते हैं। उसके साथ जो लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं ना, तो आप देखिए जब शराब पीते हैं ना तो आंखें कैसी हो जाती है, लाल। और जब ज्यादा शराब लंबे समय तक पीते हैं ना, तो उसका बिगड़ता क्या है, लीवर। तो लीवर रिप्रेजेंट करता है आंख को, कि आंख मतलब बताती है कि लीवर में कुछ एनर्जी गड़बड़ हुई है। तो हम आंख की ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं लीवर की भी। तो ये करस्पॉन्डेंस पर भी हम कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारे दो कान। देखिए, दो आंख और हमारा जो बीच में नाक है, बिल्कुल उसकी बीचों बीच साइड में बाहर की ओर हम देखें तो हमारे दोनों साइड है हमारे दो कान। हमें कैसे दिखना है, हमारा जो बॉडी हमारी हाथों में हमें दिखना है ना, तो यहाँ जो पिक्चर है वैसे ही हमें हमारा थंब रखना है। तो ये मिरर इमेज हो गई। ये अभी जो दिख रहा है ये कौन सी हो गई, मिरर इमेज। हमारे बॉडी में हमें हमारा बॉडी दिखना होता है, तो हमारे बिल्कुल सामने बाजू में ऐसे हमें हाथ रखना होता है। तो मतलब कि जिस साइड हमारा जो ईयर है उस साइड का वो हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड का भाग है वो लेफ्ट ईयर होगा, राइट साइड का भाग है वो राइट ईयर हो जाएगा, है ना। तो ये अभी दिख रही है वो मिरर इमेज। आप अपना अंगूठा अगर ऐसे करिए, देखिए सब अपना अंगूठा, तो ये हो गई मिरर इमेज। और फिर जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं, हमको भी ऐसे अगर कर दीजिए, तो फिर कौन सी साइड आ जाती है, आपकी आईज, आपका कान, तो वो हो गए हमारा लेफ्ट और राइट साइड। तो हमारे किसी भी कान में अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो बिल्कुल साइड में देख के जहां पर कान दिखाई दिया है उसी जगह हमें, हमारे पास अगर कोई प्रोब है तो उससे दबाव देकर, मेथी पट्टी से कर भी हम वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कान में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कान में एक तो दर्द रहता है, एक कॉमन प्रॉब्लम्स की कानों में दर्द। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करनी है कान के करस्पॉन्डेंस पर। दो मेथी के दाने, जिनको मैग्नेट का पता है वो मैग्नेट करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलर का पता है वो कलर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो ये कान की ट्रीटमेंट, कान बताता है हमारा इंटरनल, जिनको बार बार कानों में अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, कानों में दर्द रहता है, कानों में सीटियां बजती है, जैसे कई लोगों की होती है प्रॉब्लम, कानों में सीटी जैसी आवाज आती, घंटे की आवाज आती रहती, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किडनी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें ध्यान कानों की सीटी का करेंगे, तो साथ में करेंगे किडनी की भी ट्रीटमेंट, जो कि सर ने बताया था यीन और यांग, तो वो समझकर उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो कानों में घंटी की आवाज, जो सीटी की आवाज होती है, वो बंद हो जाती है। फिर कानों में से पस निकलना, बाहर फोड़े फुंसी जैसा हो जाता है। कई बार में जो कफ कोल्ड हो जाता है ना, तो उसकी इफेक्ट भी कानों में होती है, कि जब सर्दी लग जाती है तो कान बंद हो जाते हैं, कानों में आवाज में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जो भी कानों में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हमें वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई है उसका रीजन देख के आगे और भी ट्रीटमेंट करके हमें उसकी पूरी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारा माउथ रीजन, जो नाक के नीचे, तो माउथ रीजन में क्या आता है, हमारा जो पूरा माउथ है उसमें अगर हम देखें तो बाहर की ओर है लिप्स, अगर हम अंदर देखें तो हमारे टीथ है और हमारी टंग। तो पूरे माउथ रीजन में यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे टंग में हो, टीथ में हो, तो एक बार हम इस लोकेशन पर, इस करस्पॉन्डेंस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम्स क्या हुई है उसका रीजन देखना होता है। कई बार लिप्स मतलब होठों में सूजन आ जाती है, तो किस वजह से सूजन आ गई उसका रीजन देखना होता है, तो आगे उसके भी पॉइंट्स करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें लोकेशन पर ट्रीटमेंट करनी है, कि वहां पर हम कुछ कलर मेथी पट्टी लगाकर एक दबाव देंगे, तो कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो सिर्फ मेथी से भी ठीक हो गई है। जैसे ये हो गया पूरा फेस रीजन हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि ये पूरे फेस में देखिए ऊपर आईज से ऊपर का रीजन क्या हो गया, हमारा फोरहेड हो गया। कई बार बच्चे गिर जाते हैं, तो जो हमारा फोरहेड है ना उस पर उसको चोट लगती है, तो ऐसे नीचे जैसा ऊपर की ओर आ जाता है। तो बच्चों में अगर वहां पर पहले क्या करते थे, तेल लेकर उस पर दबा देते थे, तो बच्चे छूने भी नहीं देते वहां पर। तो ये ट्रीटमेंट हम कहाँ पर कर सकते हैं, हमारे हाथ के अंगूठे में भी कर सकते हैं। जैसे कि फोरहेड में दर्द है या फिर पूरे सिर में दर्द है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो हाथ के अंगूठे का ऊपर का रीजन है उस पर हम दबाव देके बड़ी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पूरे देखिए हमारे माउथ में हम आगे देखे कि टंग, टंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है माउथ में, तो टंग में छाले पड़ जाते हैं, तो कई बार दर्द भी होता है या फिर कुछ स्वाद चला जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें आगे वो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिर हम देखें टीथ, हमारे गम्स होते हैं, जो होता है उसमें पेन होता है, तो वहां पर भी हम जो माउथ रीजन है उस पूरे एरिया में, हमें पूरा टीथ लोकेशन पता नहीं होता है, तो पूरे एरिया में हम एक बार दबाव देकर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारा सिर की हेड रीजन का, तो वो कहाँ पर स्थित है ये अभी हमें याद होना चाहिए, कि जब हम थंब ऐसा करते हैं तो ये पूरा ऊपर का पोर का जो भाग होता है वो पूरा हमारा हेड रीजन आ जाता है, मतलब कि हमारा पूरा फेस, हमारा पूरा माथे का भाग, फ्रंट या ऑक्सीपटल, वो हम पीछे बाद में देखते हैं। तो उसकी सारी ट्रीटमेंट हमें यहाँ थंब के ऊपर करनी है। अभी बॉडी में और नीचे उतरेंगे तो सेकंड जो भाग होता है वो क्या आता है, अभी हम सेकंड पोर में देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो जॉइंट है उसके बीचों बीच का भाग है हमारा नेक करस्पॉन्डेंस। नेक यानी कि गले का करस्पॉन्डेंस। नेक करस्पॉन्डेंस में क्या आता है,
यहाँ पिक्चर में दिखा गया है कि गले में थ्रोट रीजन में जो पार्ट्स आते हैं हमारा, तो उस रीजन में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी होती है कि सर्दी और खांसी होती है, तो सबसे पहले गला खराब होता है। बाहर से कोई इन्फेक्शन लग जाता है, गले में इन्फेक्शन लग जाता है, या फिर गले के अंदर सूजन आ जाती है, टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम्स हो जाता है। और यहाँ पर एक स्थित है हमारी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो कि जो रीजन बताया उसमें साइड में बाहर की ओर थायराइड ग्लैंड्स आती है। तो गले में अगर थ्रोट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे पेन हो, स्वेलिंग हो, कई बार बोलने में आवाज में परेशानी, खर खर की आवाज आ जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, कई बार टॉन्सिल पक जाते हैं, इसको बोलते हैं रेड टॉन्सिल, या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन जब गले में हो जाता है तो कई बार बुखार आ जाता है। हम अगर बुखार की ट्रीटमेंट करेंगे तो तब तक बुखार नहीं जाता है जब तक गले का इन्फेक्शन न चला जाए। तो सबसे पहले गले के इन्फेक्शन के लिए हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वायरल जो भी इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले उसकी इफेक्ट हमारे नोज, गला और बाद में फेफड़े तक जाती है, जो कि हमने अभी देखा कोविड में कि वहां ये सारा एरिया इफेक्ट होता था, है ना। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम वहां पर कर पाते हैं। फिर अगर हम आगे देखिए तो अभी हम हमारे इंटरनल ऑर्गन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ जिस प्रकार थंब दिखाई देता है, जिस प्रकार हथेली रखी है, हम अगर DCM सीखे ना तो हाथ की हथेली को इसी प्रकार रखनी होती है कि थंब हमारा ऐसा रहे, जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो अभी जो सेकंड जॉइंट से नीचे जाते हैं हम, तो हमारा इंटरनल ऑर्गन आ जाता है, जो कि हमें हमारा जो धड़ है, पूरा ट्रंक रीजन है, वो 2 भागों में बटा है। डायफ्राम से अपर मतलब कि चेस्ट रीजन, और डायफ्राम से लोअर एब्डोमेन रीजन। तो हम अपर चेस्ट, जो डायफ्राम रीजन के ऊपर के जो ऑर्गन है उसकी बात करते हैं। तो वहां पर 2 ऑर्गन स्थित है। कौन से है? एक है लंग्स और दूसरा है हार्ट रीजन। तो लंग्स का काम क्या होता है? तो सबसे पहले देखना है कि किस जगह पर है। तो हाथ की हथेली में सबको ये ध्यान रखना है कि किस जगह है। 2 फेफड़े है, तो अगर हम हमारा हाथ रखेंगे तो उसमें भी लेफ्ट और राइट आ जाएगा। जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, और राइट साइड है तो वहां भी हमें मिरर इमेज में नहीं देखना है। जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं उसी प्रकार हमारी हथेली को रख के लेफ्ट राइट कर देना है। तो ऑक्सीजन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को सॉरी लंग्स का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर में निकालना। लेकिन उसका और क्या काम होता है कि हृदय से जो पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें आर्टरी और वेन्स द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वेन्स के माध्यम से जो खराब ब्लड, जो खराब ब्लड, जो अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं, वो जब वापस आता है तो उसको प्योरीफाई, ऑक्सीजन मिलाकर प्योरीफाई करने का काम लंग्स करता है और उसको वापस हार्ट में देता है। तब जाके आर्टरी के माध्यम से पूरा हमारा क्लीन ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो लंग्स में कौन कौन से डिसीज होते हैं? तो सबसे पहले तो एक इन्फेक्शन की इफेक्ट जो कोविड में सबने देखी कि कोविड में एक इन्फेक्शन हुआ जिसमें सर्दी हो, खांसी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स, तो ये सारी अगर हम लंग्स का मेन सिम्टम्स देखें कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है कैसे पता चले, तो कई बार जैसे कि अस्थमा है तो सांसों में सीटी बजती है, या फिर जब रात को सो जाते हैं तो सांस लेते हैं तो सीटी है उसमें आवाज आती है। कई बार कफिंग जो होती है उसमें ब्लड भी निकलता है। जो लोग बार बार बीमार हो पड़ जाते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका लंग्स में वीकनेस है, वो बताता है। अगर हमारी स्किन भी थोड़ी डार्क होती जाती है, कई बार कोई कोई पार्ट ऐसा हो जाता है जो डार्क बताता है, तो वो भी बताता है कि वहां पर पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तभी कुछ ना कुछ लंग्स रिलेटेड एनर्जी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर शॉर्ट ब्रीदिंग, जो छिछली सांस जिसको बोलते हैं, या फिर डिस्पेनिया भी उसको बोल सकते हैं।
तो वो सारे प्रॉब्लम्स लंग्स रिलेटेड है। स्किन डिसीज भी होता है, अगर स्किन तक ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है हेलो हेलो हेलो